नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी केसरी चैप्टर 2 ये मूवी रिलीज हुई है, राइट? और ये पूरा का पूरा हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे कंटेक्स्ट को ध्यान रखते हुए बनाई हुई मूवी है, जिसमें हम बहुत से इवेंट्स को जब नोटिस करें तो ऐसे हैं जो कि हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि जलियांवाला बाग जो मैसेक्रे था वो, इसके अलावा रॉलेट एक्ट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात भी हुई। साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बात भी करें तो उसमें हमारी तरफ से शंकर नायर, जो अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया है, वो हो गए इंडिविजुअल। इसके अलावा जो मेन कल्प्रिट्स थे, है ना, जलियांवाला बाग मैसेक्रे में, जिसमें एक तो जनरल ये जो ओ डायर था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था उस टाइम पर पंजाब साइड का, जिसने ऑर्डर्स दिए थे किसको? ब्रिगेडियर जनरल हेनरी डायर को। उसने फिर बाद में ओपन फायर कराया था निहत्थे लोगों पर। तो ऐसे में ये इंडिविजुअल्स है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। तो इसी को ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया कि चलो ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैनर में हम इन चीज़ों को कवर कर लें। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो ये कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और बाकी इसके अलावा आप पीवाईक्यूज से भी जब कोरिलेट करने की कोशिश करो तो देखो, रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा स्वदेशी बॉयकॉट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये जो रॉलेट एक्ट था उससे सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भाई इसमें क्या प्रोविजंस थे। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं हम इसको सीधा कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इन इवेंट्स के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको भी नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज जलियांवाला बाग मैसेक्रे। ये दिन कौन भूल सकता है इंडियन हिस्ट्री की जब भी बात आती है। ये दिन था 13 अप्रैल का, 13 अप्रैल 1919 का, जिस टाइम पर बैसाखी का दिन था। और बहुत सारे हमारे सिख भाई और सब लोग इकट्ठा हो रखे थे जलियांवाला बाग में सेलिब्रेशन के हिसाब से। उनको ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, महात्मा गांधी अपना एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर चुके हैं, वो इतना ज्यादा अवेयर नहीं थे। बट इस जगह पर क्या होता है कि एंग्लो इंडियन ब्रिगेडियर जो हेनरी डायर था ना, उसकी एंट्री होती है इस बाग में। और यहां से केवल एक ही एग्जिट था, सिंगल एग्जिट। उस एग्जिट को बंद करवा करके और फिर ओपन फायर कराया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजारों की तादाद में हमारे निहत्थे भाई भाई बहन मारे गए। बेसिकली आप देखेंगे कि 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था। और ये एक्ट कुछ इस तरीके से था जिसके चलते गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उनको एब्सोल्यूट पावर्स मिली थी इस एक्ट के आधार पर कि अगर किसी पे डाउट हो कि भाई कोई प्रॉब्लम कर रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटी के चलते, तो उसको आप अरेस्ट कर लो। और अरेस्ट करने पर भी क्या होता है, एक इंडिविजुअल को खुद को डिफेंड करने का तो अधिकार होता ही है ना, कम से कम। इस रॉलेट एक्ट में डिफेंड करने का अधिकार कर दिया खत्म। और ये कहा कि बिना ट्रायल के, ज्यादा भी नहीं तो 2 साल के लिए एक इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसे प्रोविजन इस रॉलेट एक्ट में कर दिए गए, जिसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत ज्यादा नाराजगी थी। और इसी के अगेंस्ट में एक प्लान था महात्मा गांधी का कि भाई हम रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में मार्च और हमारा प्रोटेस्ट करेंगे। तो डेट थी 6 अप्रैल 1919 के लगभग। उस टाइम पर आप देखोगे कि महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से इस लॉ को अनजस्ट डिक्लेयर कर दिया कि भाई इस तरीके से कौन सा कानून हो सकता है जहां पर एक इंडिविजुअल को डिफेंड करने तक का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है ना। फिर 9 अप्रैल की बात होती है, तब सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दो इंडिविजुअल्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा। अगेन वही बात, रॉलेट एक्ट के तहत। तो ये जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे, इनको जब अरेस्ट किया गया तो और ज्यादा नाराजगी आ गई कि भाई हम तो जनरल पीसफुली हमारी तरफ से प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, तुम लोग केवल अरेस्ट करने पे लगे हो। फिर उसके बाद में ये जो 13 तारीख की गैदरिंग थी, 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी का जो दिन था, उस दिन का आपको पता है सिखों के लिए कितना इंपॉर्टेंट डे होता है ये। तो इस दिन इकट्ठे हो रखे थे, नया नया अनाज आता है, सारे सेलिब्रेशंस होते हैं। तो उस टाइम पर जो ब्रिगेडियर जनरल हेनरी डायर था ना, उसको, जो माइकल ओ डायर था उस टाइम पर वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था पंजाब साइड का, उसने ऑर्डर दिया कि मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दो और कहीं पर भी अगर मास गैदरिंग दिखे तो वहां पर उनको आड़े हाथ लेना है। इस चीज को आप और अच्छे से देखना चाहो ना, तो विकी कौशल की एक मूवी आई थी उधम सिंह।
उस उधम सिंह में एकदम क्लियर इमेज दिखती है कि एक्चुअल में किस तरीके से उधम सिंह ने पूरा प्लान किया था उस माइकल ओडायर को मारने के लिए। कौन माइकल ओडायर? जो उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए। तो ये चीजें हमारे लिए कुछ बेसिक हो जाती हैं। अब आप देखोगे जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर कंप्लीट होता है, उसके बाद में बैकलैशेस आते हैं इंडिया की तरफ से। एक तो ये कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के तौर पे देखा गया हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके दौरान। इसके अलावा इसके बाद में ही महात्मा गांधी ने फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया, उसकी भी हम डिटेल आगे आने वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं, ठीक है। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका चला था 1920 से 1922 के बीच में, राइट। साथ ही साथ जो हमारे नोबेल लॉरिएट थे रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो नाइटहुड की उपाधि दी थी ना, उसको भी उन्होंने रिटर्न कर दिया, बोला मुझे नहीं चाहिए इस तरीके के रिकॉग्निशन। फिर ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर था, इसको हैंडल करने से रिलेटेड एक कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। क्या नाम दिया उसका? हंटर कमीशन, जिसका मेन काम था कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि जनरल डायर ने जो काम किया है वो कितना गलत है। बट वही चीज है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट के आने के बावजूद फिर ट्रायल्स होते हैं इसके जनरल डायर के, बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वहां का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना, अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसने इसको डिफेंड कर दिया। नतीजतन आप देख सकते हैं उसको फ्री कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग जो था वो हो गया। इसी के तहत रॉलेट एक्ट की बात करें, जो मैं ऑलरेडी आपको मोटा मोटा बता चुका हूं कि 1914 से 1918 के बीच में, 1914 से लेकर के और 1918 के बीच में हमें पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। और उसमें बहुत सारे ऐसे काम थे जहां पर इंडियंस ने अपना सपोर्ट ब्रिटिशर्स को दिया था, सपोर्ट पूरा दिया था, ठीक है। और उसमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि ब्रिटिशर्स हमें रिटर्न में कुछ देंगे, बट ढाक के 3 5 सच्चाई ये थी कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला। तो एक नाराजगी थी इंडियंस के दिमाग में कि इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। तो ऐसी परिस्थितियों में एक सेडिशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। सेडिशन का मतलब राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह बोला जाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। सेडिशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और उस कमेटी को लीड किया था, नाम है सर सिडनी रॉलेट ने, नाम था उसका सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ये प्रोविजन थे कि कोई भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करता मिले, उस इंडिविजुअल को आप अरेस्ट करो और बिना किसी ट्रायल के, विदाउट एनी ट्रायल, कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं है, और उसको कम से कम 2 साल के लिए जेल में रखो। उसी के चलते सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया गया था। इसको काला कानून भी बोला गया था, काला कानून भी बोला गया था। क्यों बोला गया? क्योंकि ऐसा कानून कभी हो सकता है किसी ऐसे एरिया में जहां पर रूल करने वाले डेमोक्रेटिक हैं अपने आप से, है ना, बोलते तो थे ही ना खुद को हम डेमोक्रेसी में रन करा रहे हैं यूके को। तो ऐसे में यहां पर ट्रायल का कोई स्कोप ही नहीं दिया। इस वजह से इसको फिर बोल दिया गया काला कानून। क्या बोल दिया गया? ब्लैक लॉ। फिर हम बात कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स थे, बट ये जो जलियांवाला बाग मैसेक्री हुआ ना, ये एक बहुत बड़ा कारण बना था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होने के लिए, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, इसमें महात्मा गांधी का ये टारगेट था कि कैसे भी करके इंडियंस को यूनाइट किया जाए। अब यूनाइट में करने में एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंडिया में जो हिंदूज थे या मुस्लिम्स थे वो रिलीजियस लाइन पे डिवाइडेड थे। और उसी टाइम पर आपको पता है 1918 के टाइम पर वो जो हमारा ये जो टर्की है, ऑटोमन एम्पायर, उसको डिसइंटीग्रेट कर ही दिया था 1918 में। टर्की ने सपोर्ट किया था जर्मनी को और ऑस्ट्रिया को, ठीक है। तो ऐसे में 1918 का जो ये वॉर खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उसके बाद में क्या होता है कि टर्की को डिवाइड कर दिया जाता है। और टर्की का जो किंग था, सुल्तान, वो हुआ करता था रिलीजियस लीडर ऑफ होल इस्लाम, खलीफा जिसको बोलते हैं। तो खलीफा का जो मैकेनिज्म था वो वहां पर खत्म हो गया। तो ऐसे में मुस्लिम्स जो थे ना, उनके भी मन में बड़ी नाराजगी थी कि ब्रिटिश जो है वो बड़े बेकार लोग हैं, उन लोगों ने हमारे खलीफा तक को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे में मुस्लिम्स को हिंदुओं के साथ लाने के लिए महात्मा गांधी ने एक कॉन्सेप्ट अपनाया कि चलो ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो हमें करना है ही, प्लस साथ साथ में खिलाफत मूवमेंट भी जो लॉन्च कर रहे हैं मुस्लिम्स, उसको हम साथ में इंटीग्रेट कर लेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा
कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी आ जाएगी, साथ साथ में हम आगे काम भी कर पाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो कारणों के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया रॉलेट एक्ट आ चुका था। इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हम करें तो इसके पीछे एक लॉजिक क्या था, जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके चलते ये लॉन्चिंग की गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। इसमें ये कोशिश ये थी, इसका अगर बेसिक थीम की बात करें कि नॉन वायलेंट एंड नॉन कॉपरेशन, हाँ ना तो हम हथियार उठाएंगे दंगे फसाद करेंगे और ना ही सरकार के सहयोग में होंगे। मतलब सरकार अगर कुछ भी करना चाहेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरीके का कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए थे। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का तो कॉन्सेप्ट लाने की पूरी शुरुआत कर ही दी थी। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब खिलाफत मूवमेंट को यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में इंटीग्रेट करने की बात महात्मा गांधी ने की ना, तो उस टाइम पर कांग्रेस ने पहले से अलाउ मतलब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सोचना था कि यहां पर हम जिस फाइट को लेकर के चल रहे हैं उसमें इस्लामिक कॉज जो कि टर्की बेस्ड है उसको साथ लेने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। बट अल्टीमेटली इस चीज को मोर और लेस अप्रूवल मिल गया। और खिलाफत मूवमेंट को लीड करने वाले इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो दो भाई थे। एक तो खिलाफत मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एक तो थे शौकत अली, ठीक है, ये अली ब्रदर्स थे, शौकत अली, और एक थे मोहम्मद अली। इन अली ब्रदर्स को साथ में लिया। इनके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और हसरत मोहनी, ऐसे करके ये 4-5 बंदे जो थे खिलाफत मूवमेंट में चल रहे थे और इनको फिर साथ में लिया महात्मा गांधी की लीडरशिप में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अल्टीमेटली ये मूवमेंट लॉन्च होता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग सबका पार्टिसिपेशन देखा गया। बट हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था यहां से महात्मा गांधी को एक मास मूवमेंट के लीडर के तौर पे देखा गया। ठीक है, मास मूवमेंट, भीड़ को एक साथ इकट्ठा करके कैसे प्रोटेस्ट किया जा सकता है। इसी के बाद में आप देखोगे कि इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह भी किया था। इसके अलावा चंपारण में भी इन्होंने अपना काम किया था और अहमदाबाद में जो स्ट्राइक हुई थी मिल वर्कर्स की उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन आया था। तो कुल मिलाकर के टारगेट ये था कि हमें स्वराज स्थापित करना है। स्वराज का मतलब हमारे खुद के कानून और हमारे खुद के लोगों के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम। ये सिस्टम इनका पूरा चलता है। नॉन वायलेंट मैनर में ये कंटिन्यू हो रहा था। बट आपको पता है चोरी चोरा इंसिडेंट जब हुआ था 1922 में, उसके बाद में एकदम से इस पर्टिकुलर मूवमेंट को क्या किया, विदड्रॉ कर लिया गया। होता क्या है कि चोरी चोरा में एक पुलिस स्टेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसके चलते पूरे पुलिस स्टेशन को ही आगजनी में डाल दिया, पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी थी। ऐसी परिस्थितियों में फिर इस मूवमेंट को एकदम से विड्रॉ कर लिया महात्मा गांधी ने। और इस बात को लेकर के और बाकी जो फॉलोअर्स थे महात्मा गांधी के, ठीक है, वो बहुत नाराज हो गए। ठीक है, वो नाराज होने वाले लोग कौन थे, सी आर दास हो गए, ठीक है, मोतीलाल नेहरू हो गए। इनका ये सोचना था कि भाई कैसे भी करके हमें मूवमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, इवन उसी टाइम पर भगत सिंह जैसे जो रेवोल्यूशनरी इंडिविजुअल्स थे वो भी एक नेशनल मूवमेंट के पार्ट बने थे। तो बहुत ज्यादा नाराजगी थी। बट अल्टीमेटली विड्रॉ कर लिया मतलब कर लिया। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दिया। ठीक है, बाकी डिटेल और आप अच्छे से देख सकते हैं। अब आज आप आ जाइए एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो इस पूरी मूवी के अंदर छाए रहे, वो थे हमारे सर शंकरन नायर, या फिर इनका पूरा नाम अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे चेट्टूर शंकरन नायर। इनका जन्म देखो 1857 में हो गया था, ठीक है, और उसके बाद ये बेसिकली केरला मलयालम वहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं एक बार। और वो प्रेसिडेंसी बड़ी यूनिक थी। कैसे, एक तो ये यंगेस्ट थे, मतलब उम्र में सबसे कम उम्र में अगर कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई प्रेसिडेंट बना तो वो सी शंकरन नायर थे। दूसरी अगर बात करें तो इनके द्वारा एक टाइमली रिजाइन भी कर दिया गया था। जब जलियांवाला बाग मैसेक्री हुआ ना, तो उस टाइम पर ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे उस टाइम पे। और इनका ये मानना था कि जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ है वो जनरल जो ये माइकल ओ डायर था उसकी करनी है, उसको सजा होनी चाहिए, उसको इसके लिए कल्प्रिट ठहराना चाहिए। और उसी केस के चलते फिर इनको आगे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इनकी कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तो कर ली थी। देखो, प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से ग्रेजुएशन कहां से की इन्होंने,
प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से। फिर इन्होंने अपना खुद का लीगल करियर स्टार्ट किया सर होरेथियो शेफर्ड के अंडर में। सर होरेथियो शेफर्ड के अंडर में इन्होंने अपना लीगल करियर स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद में जो मद्रास हाई कोर्ट था ना, मद्रास हाई कोर्ट में वो चीफ जस्टिस भी बन जाते हैं, सी शंकरन नायर जो थे। ठीक है, इसके अलावा केरला से आने वाले या फिर मलयाली बैकग्राउंड की बात की जाए तो मलयाली बैकग्राउंड से इकलौते इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी सी शंकरन नायर ही थे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अलावा 1902 में लॉर्ड कर्जन जो वाइसरॉय हुआ करता था, उसके द्वारा रेले यूनिवर्सिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसमें भी इनकी मेंबरशिप थी, ये पार्ट उसमें थे रिकमेंडेशन देने में। साथ ही साथ 1904 में इनको कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर के अवार्ड से भी नवाजा गया था और 1912 में नाइट का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, फिर आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जब ये मेंबर हुआ करते थे 19 में, ठीक है, आप ये कहोगे 1911 के बाद की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए थे। एक तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जिसमें डायरकी का कॉन्सेप्ट आया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, उसको लेकर के भी इन्होंने नाराजगी अपनी जताई थी। और रही सही में फिर 13 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग वाला, उसको लेकर के तो इनके मन में इतनी ज्यादा नाराजगी आ गई कि इन्होंने रिजाइन कर दिया सीधा वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। और ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि ये भी प्रोटेस्ट करने का एक ऐसा तरीका हो सकता है क्या। और इनका एक ये भी डिमांड थी लगातार कि भाई पंजाब में जिस तरीके से आपने प्रेस पर सेंसरशिप लगा रखी है उसको आप लिफ्ट करो, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके का इवेंट हुआ है जलियांवाला बाग मैसेक्रे वाला, इसको पूरी दुनिया को पता पड़ना चाहिए कि ब्रिटिश एम्पायर ने कितना घटिया और घिनौनी हरकत वहां पर की है। अब आप देखो इनका केस जो था वो मेन टारगेट था माइकल ओ डायर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का था। हेनरी डायर तो वो था जिसने फायरिंग करवाई थी, है ना। बाकी मेन जो बंदा था जिसने ऑर्डर दिए थे कि हाँ भाई मार्शल लॉ लगा दिया जाए, वो सारा वो एक्चुअल में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओ डायर था, जिसकी इमेज आप यहां पर देख सकते हो, ये है। और फिर उसको आपको पता है उधम सिंह इंग्लैंड में जाकर के फिर बाद में मार के आते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग स्टोरी है उधम सिंह वाली, बट हम यहां पर केसरी चैप्टर सेकंड की बात कर रहे हैं बाय द वे। ठीक है, तो यहां पर जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसमें सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे शंकरन जी हैं, शंकरन जी नैयर, इनका ये कहना था कि भाई आप जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है वो माइकल ओडायर है, इसको यहां पर इसके लिए सजा होनी चाहिए। बट उस केस में आपको पता ही है कि भाई अच्छी खासी पकड़ थी, ब्रिटिशर्स का रूल था, तो कुछ भी वहां पर माइकल ओडायर के खिलाफ में काम नहीं होता। पर माइकल ओडायर उसके बदले में अब रिवेंज पे उतर गया। वो सोच रहा था कि अब मुझे कैसे भी करके नैयर को नीचा दिखाना है। तो केस स्टार्ट होता है डिफेमेशन का, और उस डिफेमेशन केस में 1922 के लगभग वो केस होता है था, इंग्लिश कोर्ट के अंदर ही वो केस लड़ा जाता है, राइट। ये ऐसा केस था जो कि सिविल ट्रायल के मामले में ब्रिटेन का एक बहुत ही लंबे टाइम तक चला। बताया जाता है 5 हफ्ते, मतलब 5.5 हफ्तों तक लगभग चला था ये। 5.5 हफ्ते बहुत लंबा टाइम हो जाता है। ठीक है, अब उसमें टोटल जो मेंबर्स थे, जो उस टाइम पे वो ज्यूरी जो बैठी थी, उनकी संख्या थी 12, और उन 12 में से 11 जनों ने तो सपोर्ट किया था माइकल ओडायर को कि भाई इसने जो किया था वो अपनी अथॉरिटी के बेसिस पर किया था, तो उसमें उसकी कोई पनिशमेंट का कोई मैकेनिज्म बनता नहीं है। बट वहां पर एक बंदे ने सी शंकरन नायर को सपोर्ट किया कि ये जो बात बोल रहे हैं एकदम परफेक्ट थी, इसमें कोई गलत नहीं है, जो भी जलियांवाला बाग में हुआ वो बहुत गलत था। उनका नाम था हेरोल्ड लास्की। फिर उसके बाद में माइकल ओ डायर ने एक चाल चली कि भाई शंकरन नायर अगर मेरे से माफी मांग ले, अपोलॉजी दे दे, तो मैं शंकरन नायर के ऊपर लगने वाला फाइन है उसको माफ करवा दूंगा। फाइन लगा था इन पे 500 पाउंड का उस टाइम पर, बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पर। बट अगेन मैं बता दूं, इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, लड़ते रहे कंटिन्यूअसली। तो ऐसे इंडिविजुअल थे सी शंकरन नायर, जिनका रोल अभी अक्षय कुमार ने किया ही अपनी मूवी में। ठीक है, और ये रहा है वो जो हेनरी डायर, मेन जो जनरल था जिसने फायरिंग करवाई थी निहत्थे लोगों पर। ठीक है, सर शंकरन नायर की बात करें तो वैसे तो 1934 में देखो इनकी डेथ हो गई थी, जब वो एज उनकी 77 थी। बट उन्होंने जो फियरलेस रेजिस्टेंस दिया ब्रिटिश एम्पायर को, वो आज भी याद किया जाता है। पूरे ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला करके रख दी थी, इसमें कोई किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए।
तो ये था पूरा सिनेरियो, कैसे ये इक्वेशन ऐसे केसरी चैप्टर 2 में बनी है और कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स बन जाते हैं, जिनको हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।